नमस्कार। आजकल रियलिटी शोज़ का दौर है और इनमें भी अधिकतर शोज़ डांस बेस्ड हैं जिन्हें दर्शकों का भरपूर रिस्पांस मिलता है। इन शोज़ में जब हम बड़ों और बच्चों को परफॉर्मेंस करते देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। बेशक ये शोज़ हमें एडिटिंग के बाद परोसे जाते हों, लेकिन बड़ों और बच्चों की परफॉर्मेंसेस उनके टैलेंट को बखूबी बयान करती हैं। इनमें इन्हें सिखाने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और उनकी प्रतिभा का भी पता चलता है। इन्हीं पर बातचीत करते हैं आज प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सनी मोजू जी से। सनी सर, आपका एक्सट्रैक्टर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू। रियलिटी शोज आजकल ग्लैमर की वर्ल्ड में एक मुकाम रखते हैं और अधिकतर जो दर्शक हैं इन्हीं शोज़ को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि वह ज़्यादातर पॉपुलर सीरियल हैं जो पहले हुआ करते हैं, लंबे लंबे सीरियल, फैमिली बेस्ड ड्रामास, जी है ना। रियलिटी शोज़ का आजकल दौर है सर। रियलिटी शोज़ जो है, रियलिटी शोज़ ही एक आज की लाइफ बन चुकी है आजकल। मतलब कि जितने भी हम लोगों की आप देखेंगे जो जनरेशन है वो हमें मतलब कि वो कोशिश करती है कि रियलिटी शो तक पहुँचें। मतलब कि आज की डेट पे सोशल मीडिया को देख देख के बच्चे इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो वो रियलिटी शोज तक पहुंचने की हमेशा कोशिश कर रही है। और रियलिटी शो में सबसे ज़्यादा इस समय पावरफुल जो है वो है डांस। क्योंकि डांस एक ऐसा है, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप उसमें एक अपने में एक अच्छा फील करते हो, एक एंजॉय करते हो। एंजॉय के साथ साथ आप इतनी अच्छी एक एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की, वो आपको जिम जाके योगा वगैरह वो सारा मिक्स हो जाता है। मुझे लगता है मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों चीज़ों से हमारे लिए एक डांस जो है इज परफेक्ट एक्सरसाइज। तो आपको किसने इंस्पायर किया था डांस की दुनिया में कदम रखने के लिए? क्योंकि पहले आप एज डांसर काम किया आपने, उसके बाद कोरियोग्राफर। जी सर, सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था एक्टिंग का। अच्छा, मेरे एक्टिंग ही मैं एक्टर ही हूँ। मैं 2010 से अप्रूव्ड एक्टर हूँ। तो नाट्य शास्त्र के हिसाब से सारी प्रतिभाओं का कोशिश समावेश किया है। जी सर, कोशिश की है सब सीखने का। तो जो मैंने जिससे मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था वो थे हमारे मैं जानीपुर रहता था, तो हमारी वहाँ मेरे पापा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में जॉब करते थे। तो फिर कहा जा सकता ना जीन्स में वो चीज़ थी सर, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो उनका एक्टिंग फील्ड नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको कई आर्टिस्टों से बात करते हुए देखा था। तो जब मैं छोटा था, तो जब मैंने आर्टिस्टों से बात करते हुए देखा, मैंने पापा को कई बार बोला, मैंने कहा पापा मुझे भी टीवी पे आना है। अच्छा। मैंने उस समय एक बार क्या इसे ये कहा जा सकता है कि ग्लैमर ने आपको खींचा? ग्लैमर ने मुझे खींचा, राइट सर। मैंने एक बार तिलोत्तमा मैम को टीवी पे देखा था। मैंने पापा को बोला जैसे ये मैडम टीवी पे हैं, तिलोत्तमा जम्वाल बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तिलोत्तमा जम्वाल मैम बहुत सीनियर वेटरन एक्ट्रेस हैं जी, टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बहुत से सीरियल में बहुत पुराने कामयाबी से और मतलब आज तक याद बहुत उनके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों राजमवाल जी। तो मैं उनको देख के एक इन्फ्लुएंस हुआ था। मैंने पापा को बोला जैसे ये चढ़े हैं ना, मेरे को भी टीवी पे आना है। सर, ये बात है 1993 की। रात को 11 बजे मेरे घर में प्रोड्यूसर आ रहे हैं और डायरेक्टर आ रहे हैं। पापा ने किससे बात की होगी। मेरे को पहला जो चांस मिला था वो मिला था परवाज़ टेलीफिल्म होती थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 1993। मैंने पहला काम 1993 में किया था। उसमें खमिंदर रैना जी थे, रोमी शर्मा जी मेन लीड में एक्ट्रेस थी, बट मैंने बचपन का रोल किया था। मेन लीड जो एक्टर थे उसका 45 मिनट की मूवी थी सर, वो टेली मूवीज आती थी उस समय, तो 25 मिनट्स का मेरा रोल था उसमें। उसके बाद मैंने डीडी जम्मू का कुछ सीरियल थे, राधा वगैरह, उसमें काम किया था। पहला सीरियल था जी। तो एज एन एक्टर चाइल्ड आर्टिस्ट ही मैं काम करता था सर। तो उसके बाद एज एन एक्टर काम करते तो मुझे मॉडलिंग का भी शौक हुआ, थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की। आफ्टर दैट मुझे एक सीरियल मिला मेरे साथ मेन लीड नाम मेन लीड जो लड़की थी उसका लूँगा नहीं, जो मुझे डांस के लिए प्रॉब्लम हुआ था। उस मेन लीड लड़की ने एक बार बोली थी कि मेरे साथ जो मेन लीड लड़का होगा, शी इज़ ए फेमस एक्ट्रेस, जम्मू की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आज के डेट में हमने बहुत काम कर लिया, मगर उस समय मैं नया था। उन्होंने बोला मेरे साथ जो मेन लीड लड़का होगा वो डांसर होना चाहिए, उसको डांस आना चाहिए। हाँ, सनी मुझे इज़ नॉट ए डांसर। अच्छा, वो थोड़ा स्ट्राइक कर गया। उस दिन से मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया। तो टीस उभरती है ना जवानी में, कोई अगर ऐसा टांट मार बच जाए ना, वो थोड़ा यहाँ चुप गया था। और मैंने फिर एक्टिंग थोड़ा छोड़ के तो डांस में ही अपना स्टार्ट कर दिया। और आज की डेट में ऊपर वाले का ऐसा है मुझ पे कि मैं कोरियोग्राफी में कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ।
कर रहे हैं। तो मैं आपने डांस किससे सीखा विधिवत तौर पर? सर विधिवत तौर एक तो पे होता है देखा टेलीविजन को देख के, जी। गोविंदा को देख के डांस करता है, संजय दत्त को देख के तो सभी डांस कर सकते हैं, जी। एक गोविंदा को देख के डांस करना है, टाइगर को देख के डांस सर करना देखिए, मुश्किल मेरे जो गुरु हैं, सबसे पहले जो मेरे गुरु हैं वो हैं गुरु हेमंदा। अच्छा। वो इस समय गढ़वाल में हैं। अच्छा। वो बेंगलोर में थे उस समय। मैंने उनसे कथक स्टार्ट किया था। क्लासिकल। मैंने क्लासिकल कथक स्टार्ट किया था, बेसिक सीखा था, उनसे स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सर डांस सीखा अपने, मतलब कि हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा के असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर हैं पंडित कृष्ण लंगू जी, हाँ, मेरे गुरु रह चुके हैं वो सर, अभी भी गुरु ही हैं। वो उन्हीं से सीखा मैंने, उनसे सीखा। उसके बाद मैंने बहुतों के अंडर काम किया, कईयों के साथ असिस्टेंट काम किया, कईयों के साथ मैं काम एक किया। बात जानना चाहूँगा कि जी, जैसे आपने जिस स्टेज पे ये सीखना शुरू किया, एक को एक्ट्रेस ने टांट मारा कि इनको जी। डांस अगर आता होगा तो मैं काम करूँगी, लेकिन उस उम्र में क्या डांस सीखना इजी है, क्लासिकल डांस विशेषकर? सर उस मेरी एज ही उस समय, आई वाज इन 12th क्लास। ओके। 12th क्लास फर्स्ट ईयर था, तो मैं उस समय स्टार्ट कर चुका था। पैशन भी पैशन अलग लेवल का होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस समय 30 इयर्स का भी होता ना और मुझे कोई टॉन्ट मार जाता, अभी आज के डेट में भी अगर कोई बोलता है कि ये वाला स्टेप सनी नहीं कर पाएगा, मेरी ये कोशिश होती है कि आई वांट टू डू दैट। इसे ही पैशन कहते हैं जी। तो उसके बाद आपने कोरियोग्राफर के तौर पर भी काम करना शुरू सर कोरियोग्राफर के तौर पे काम करना स्टार्ट किया मैं नटरंग में पिछले आई थिंक कह सकते हैं 18 to 20 इयर्स से नटरंग के साथ जुड़ा हूँ। actor भी, as स्टार्टिंग में जी, स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे एज ए डांसर काम किया है, एज ए एक्टर काम किया है। अब कई सालों से मैं वहाँ पे एज ए कोरियोग्राफर काम करता हूँ। मैं इंटरनेशनल 2 टूर्स लगा के आ चुका हूँ। मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में परफॉर्म किया है, अच्छा। जहाँ की हम लोग क्लासिकल की नहीं सर, अपना इंडियन ये अपना जम्मू कश्मीर का फोक। अच्छा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का फोक वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग अपने इंडिया में अपना पार्लियामेंट देखने को तरस जाते हैं कि हम देखें अंदर से कैसा है। मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम किया है, वहाँ पे डांस किया है, वहाँ परफॉर्म किया है, वहाँ दिवाली सेलिब्रेट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और ट्रफालगार स्क्वायर में 50,000 ऑडियंस थी, उनके सामने हमने परफॉर्म किया है। और थ्रू नटरंग हम लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया है। ICCR ने हमें वहाँ पे भेजा था, स्पॉन्सर किया जी, स्पॉन्सर्ड बाय ICCR। और उसके बाद मैं भूटान पारो थिम्पू गया हूँ परफॉर्मेंस के लिए। भूटान पारो थिम्पू में भी हमारा इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल था, वहाँ पे भी हमने अपना जम्मू कश्मीर का फोक रिप्रेजेंट किया। उसके बाद सर मैंने प्रभावी सी भारत होता है वो बेंगलोर में हुआ था 2017 में। तो उसमें जम्मू से सिर्फ 5 लोग सेलेक्ट हुए थे और एक ही फोक जाना था। तो उसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर भी गया था और एज ए परफॉर्मर भी गया था। कितना गर्व महसूस करते हैं जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है घूम फिर के, भाषा, संस्कृति, विरासत, और इनको संभालने के लिए, सहेजने के लिए या प्रचार और प्रसार देने के लिए कितना महत्वपूर्ण है अपने फोक को आगे ले जाना। जैसे आपने कहा मैंने इंग्लैंड में भी परफॉर्म किया, भूटान में भी परफॉर्म किया, आपको मैं बताना चाहता हूँ जो सम्मेलन हुआ बेंगलोर में, वहाँ पे भी परफॉर्म। सर देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत अच्छा, सबसे मतलब कि बेस्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि सबसे पहले हम लोगों को ना अपना कल्चर, फोक, ट्रेडिशन समझना पड़ेगा। जब तक हमें समझ नहीं आएगी हम अपनी नई जनरेशन को नहीं समझा सकते। और आज की डेट में देखा जाए तो हमारे कुछ फोक ऐसे हैं जो लुप्त होने के कगार पे, खत्म हो चुके हैं सर। उनको हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी आर डूइंग ए प्रॉपर फोक, वी आर डूइंग द कंटेम्प्रेरी फोक, बट कोशिश ये है कि उसको हम लोगों तक पहुँचाएं, अतीत को जिंदा किया जाए, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। बच्चे अपने, मेरे जो, मैं आपसे ये बताता हूँ कि मेरे पास बहुत से कॉलेजेस के बच्चे हैं, MM कॉलेज, साइंस कॉलेज, गांधीनगर कॉलेज की गर्ल्स, परेड कॉलेज की गर्ल्स मेरी स्टूडेंट्स हैं सर। वो मेरे साथ परफॉर्म, मैं उनको कोरियोग्राफ करता हूँ, उनको मैं डांस, डोगरी डांस, कश्मीरी डांस में मैक्सिमम कश्मीरी पंडित डांस जो था हमारा, वो सिर्फ पंडित कृष्ण लंगू सर जो थे वही कराते थे। उनके बाद मैंने अपना कश्मीरी पंडित फोक को जिंदा रखने की कोशिश की है। ये अलग से फोक है कोई? वो अलग फोक है, वो आज तक बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोगों ने रौफ के बारे में सुना। रौफ वो कश्मीरी मुस्लिम्स का फोक है। हमारा जो कश्मीरी पंडित का फोक है उसको कहते हैं वीग वसन। उसमें क्या कोई डिफरेंस है? सर वीग वसन जो होता है, सबसे पहले हमारे अटायर में फ़र्क है सर। जो कश्मीरी मुस्लिम्स का फेरन होता है, उनका फेरन होता है सिंपल फेरन जो सब पहनते हैं, मैक्सिमम आपने देखा होगा उनका गले में एम्ब्रॉयडरी की होती है। बट जो हमारा कश्मीरी पंडित का फेरन होता है वो बहुत बड़ा एक किस्म का पूरा ढका हुआ होता है, चोगा जैसा होता है, जैसे हमारे वो देवी देवता पहनते हैं वैसा चोगा जैसा होता है। उसके बाद उसके बाजुओं पे एक प्लेट सी होती है, उस प्लेट के ऊपर
ज़रबाब लगा होता है। अगर वो ज़रबाब लगा होगा तो दैट मीन्स वो जो लेडी है वो सुहागन है। अगर वो ज़रबाब नहीं लगा होगा दैट मीन्स वो लेडी विडो है। अच्छा, ये परंपरा है और हमारे में कमर भी बांधी जाती है, उसको कहते हैं होलगंड। मतलब कि कोई भी खतरा आने से पहले या कहीं जाने से पहले कमर बांधी जाती है। वो पहले से सिंबल भी तो है, तैयार सिंबल है, बिल्कुल। वो हम लोगों का वो सिंबल है। और हम लोगों का वो जो फोक होता है वो कश्मीरी पंडित का जो, बिकॉज मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो वो कश्मीरी पंडित फोक जो होता है वो शादियों में होता है। जब हमारे में जैसे नहीं, मैं आपको डोगरी कल्चर से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ इसी चीज़ को, क्योंकि मैंने जब फोक सीखा था तो मैंने सारा सीखा है, थोड़ा बहुत अभी भी सीख रहा हूँ। एग्जैक्टली सर। तो जो हमारा डोगरी जो हमारा जागरना होता है वो तब परफॉर्म किया जाता है जब हम लोगों का वो लड़का बारात लेके चला जाता है और वो पीछे फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। सेम कश्मीरी पंडित में जब बारात लेके लड़का चला जाता है, उसको जाने से पहले एक रंगोली बनाई जाती है, उस पे लड़के को खड़ा किया जाता है और उसको उसकी मदर मिठाई खिलाती है कि तुम अब बहू लेने जा रहे हो। जब लड़का चला जाता है, वो जो रंगोली है उसके इर्द गिर्द वो फीमेल्स वो डांस करती है और उस रंगोली को बोला जाता है व्यूग। उस व्यूग के आगे पीछे डांस की जाती है, उसको वचन, उसके आगे पीछे वचन लिए जाते हैं, उसी को व्यूग वचन कहते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि जब भी हम फोक की बात करते हैं तो यहाँ का हो वहाँ का हो तो आपस में मिलता जुलता है। राइट हमने जम्मू कश्मीर की बात की, कश्मीरी पंडित फोक और डोगरा का जो जागरण है वो रिलेटेड है सर, रिलेटेड है एग्जैक्टली। तो यही मेरा जीवन का चल रहा है सर। मैंने अभी सर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में मैं पिछले 3-4 साल से रेगुलर, मतलब कि 2019, 20, 23 एंड अभी 26 में मैंने एज ए कोरियोग्राफर रिप्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर को। और ऊपर वाले का ऐसा मुझ पे बख्श है कह सकते हैं, जितनी बार किया कोई ना कोई अवार्ड लेके आए हैं। इस बार भी हम 2nd अवार्ड लेके आए हैं अपना रिपब्लिक डे में टैब्लो में। और जब पहले किया था एक बार हम लोगों ने 2nd लिया है, एक बार हमने 3rd लिया है और एक बार हमने पब्लिक वोट से 3rd लिया था। जब आप बच्चों को सिखाते हैं डांस तो बच्चों का कितना रुझान रहता है क्लासिकल सीखने का या फोक सीखने का? मिक्स है, रुझान मिक्स है उनका, क्योंकि क्लासिकल के लिए पेशेंस चाहिए। जिस बच्चे में थोड़ी सी ज़्यादा पेशेंस है वो बोलते हैं कि सर हम क्लासिकल की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या समझते हैं कि क्लासिकल ज़रूरी है, बेस है? क्लासिकल के बिना तो कुछ नहीं, मुश्किल है, बिकॉज वो बेस है। जब तक हम ABC नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम लोग अपना आगे लेटर्स कैसे बनाएंगे। जिस तरह आजकल ट्रेंड चल रहा है डांस का, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी वो फ्लेक्सिबिलिटी, नाजुकपन नजर आता है। उसमें ज़्यादातर वो जिम वाला जिम्नास्टिक हो गया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो थोड़ा सा एरोबिक्स हो गया है, जिम्नास्टिक हो गया है। सब यही बोलते हैं कि हमें वैसा चाहिए, कुछ परफॉर्म वैसा करना है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और मैं भी उसी चीज़ पर लड़ रहा हूँ कि मैं अपना फोक प्रेजेंट करूँ, बिकॉज हमारे फोक में एक मिठास है। G20 में भी मैं एज ए कोरियोग्राफर था। G20 में भी मैंने कश्मीर से वहाँ पे रूफ डांस रेडी करवाया था, उसको कोरियोग्राफ किया था। कश्मीरी पंडित डांस रेडी करवाया था, अलग से फोक करवाया था। हम लोगों ने वहाँ पे 10 डांस परफॉर्म किए थे G20 में। उसमें से 4-5 डांसेस मतलब कि 2 डांसेस ऑलरेडी रेडी थे, 3-4 डांसेस कोरियोग्राफ मैंने किए थे, 2-3 डांस किसी और कोरियोग्राफ ने रेडी किए थे। तो हम लोगों का ये मिक्स बना था। तो उस समय भी हम यही चाहते थे कि हम लोगों का एक प्योर फॉर्म ऑफ फोक जो है वो लोगों की नज़र में आए। हम लोगों ने अगर वहाँ पे बाहर से डेलीगेट्स बुलाए थे, उनको हम अपना प्योर फोक दिखा सकें, इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, उनको हमें दिखाना भी तो था हमारा फोक कितना, हमारा प्योर फोक दिखा सकें कि हमारा प्योर फोक फॉर्म क्या है। एक और चीज़, मतलब कई बार क्या होता है कि जो भी आर्टिस्ट रहता है किसी भी विधा में काम करे, जैसे सन्नी मोजू जी कोरियोग्राफर भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ मन में वह चीज़ रहती है कि मैं कुछ अलग से दिखाऊं। जैसे कि माइकल जैक्सन के समय सभी वैसा ही डांस कर रहे थे, तो माइकल जैक्सन जी ने एक ऐसी विधा कह सकते हैं कि मून डांस स्टार्ट किया, तो एक एक्सप्लोर किया, मून वॉक बाकी भी कर सकते थे लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, तो माइकल जैक्सन ने वो इंट्रोड्यूस किया, मुझे लगता है कि डांस के पटल पे। एग्जैक्टली। तो क्या अब देखिए उसको फिर फॉलो करने वाले बहुत हो गए। ऐसा देखिए, डांस तो जुड़ गया, फिर मून वॉक तो सब कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ गया। फिर माइकल जैक्सन की ही ये प्रेजेंटेशन है, एक्सप्लोर उन्होंने किया हुआ। कभी मन करता है कि मैं फोक से ही वह चीज़ उठा के पेश करूं जो अब तक लुप्त पड़ी है, वैसी मूवमेंट कोई? मैक्सिमम टाइम्स मैं कोशिश करता हूं। मैंने जैसे आपसे कश्मीरी पंडित डांस के बारे में बात की थी, उसमें भी मैंने कुछ
अपने पुराने लोगों से बात की, और सबसे पहले बात है उसका जो अटायर है, कई बार मुझे वो अटायर जो है अपने हाथों से बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बनाने वाले नहीं होंगे। हाँ, बनाने वाले नहीं है, और मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है, मैं उनसे उनका हमेशा आभारी रहूँगा। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई है, पगड़ी कैसे बांधते हैं, और वो जो हम कश्मीरी पंडित की पगड़ी कैसे बांधते हैं, डोगरा पगड़ी कैसे बांधते हैं, डिफरेंट किस्म अलग की है। बांधी जाती है, पगड़ी एक है, पगड़ी एक बांधने का है, स्टाइल बांधने का स्टाइल अलग है। वैसे ही कश्मीरी अलग है, डोगरी कल्चर की पगड़ी अलग है। वैसे ही हम लोगों का कश्मीरी जो पंडित का वो जो सिर के ऊपर हेड गियर दिया जाता है फीमेल्स को, उसको कैसे बांधा जाता है, वो सारे मेरे गुरुजी ने सिखाया, मेरे गुरु पंडित कृष्ण लंगू जी ने। तो आजकल मतलब सीखने वाले तो बहुत हैं जी, मन में, उनमें उत्सुकता भी होती है कि मैं सीखूं, लेकिन उसके बाद एक सोच होती है कि परफॉर्म कहाँ करूं। क्या जम्मू व कश्मीर की बात करें या फिर जम्मू की बात करें, इतने मंच उपलब्ध हैं, सर या मैं बच्चों को सिखाते हो, सिर्फ स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो स्कूल तक ही सीमित रह जाती हैं, ये आपने ना बड़ा मंच नहीं मिल पाता। ये आपने मेरी रुकती रग पे ना दुखती रग पे हाथ रखें, ये सभी दुखती आर्टिस्ट रग की है दुखती मेरी। रग है। नहीं, मेरी ये क्यों है सर, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा कुछ, फाइनेंशियल इशू नहीं ऊपर है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, ऊपर वाले का रहम है। उसके साथ साथ मुझे जब टाइम मिलता है, जब मौका मिलता है, जब छुट्टी होती है, मैं बच्चों को सिखा देता हूँ। सर मेरे पास ऐसा ग्रुप है जो किसी और ग्रुप्स, जम्मू में बहुत से डांस ग्रुप्स हैं, वो किसी और ग्रुप्स के साथ काम नहीं करते, वो स्पेशली मेरे साथ ही काम करते हैं। एक कंफर्ट लेवल भी होता है, वो मेरे साथ ही काम करेंगे, उसमें बहुत अच्छे बच्चे हैं, उसमें कुछ जॉब करते हैं, कुछ टीचर हैं, बड़े कुछ बड़े लोग भी हैं, बड़े ही हैं सिर्फ सर। बच्चे नहीं हैं, नहीं, मेरे पास बच्चे हैं ही नहीं, मेरे अच्छा, पास मैक्सिमम प्रोफेशनल ग्रुप है सर। अच्छा, मेरे पास जितने बच्चे हैं उनकी एज 18 से ऊपर है। तो क्या वो लड़की है? क्या मतलब परफॉर्मेंस के लिए आते हैं या परफॉर्मेंस तो के मेंटली रिलैक्स के लिए? मेंटली रिलैक्स करने आते हैं, परफॉर्मेंस के लिए आते हैं, उनका इंटरेस्ट बन गया है अब, वो समझ गए हैं कि हमें फोक की ओर जाना है, हमें सीखना है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बीच में ऐसे हैं, जीने नहीं देते, वो चाहते नहीं हैं कि भाई इसको ये काम करे, काम मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे थ्रू बच्चों को मिल रहा है। क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई नहीं, ये क्यों कर रहे हैं काम, नुक्ताचीनी। जबकि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पास ही काम कर रहे हैं, वो किसी और के पास काम नहीं कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, वो मतलब कि जैसे बहुत से शोज मिलते हैं, एक आर्टिस्ट 50 शो करेगा, बट कोरियोग्राफर तो अलग अलग है ना, जैसे मैं भी कोरियोग्राफर, आप भी कोरियोग्राफर, आपको एक आर्टिस्ट आपको भी मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, आर्टिस्ट हर जगह है, बिल्कुल, बट कोरियोग्राफर अलग अलग है। वैसे ही जो मेरे पास बच्चे हैं वो सिर्फ मेरे पास ही काम कर रहे हैं, वो ये सबको पता है, क्या वो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस है, क्या वो टूरिज्म है, क्या वो नटरंग में बच्चे आते हैं, सबको पता है कि जो बच्चे मेरे पास हैं वो मेरे साथ ही हैं, वो कहीं ग्रुप है, वो टीम है मेरे पास, और आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि वो मेरे साथ काम करते हैं, और मेरे पास काम हो नहीं हो वो काम कर रहे हैं। बट कुछ लोग बीच में ऐसे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं होता व्हाट दे वांट। नहीं, कुछ आर्ट वर्ल्ड में ऐसा चलता ही रहता है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा व्हाट दे वांट। और ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, हम लोग काम नहीं अच्छा कर रहे हैं, जब हम काम करते हैं आप लोगों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। कुछ बीच में कुछ लोग अपने ही होते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो चाहते क्या है, मैं उनसे स्पेशली जानना चाहता हूँ। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड थिंक टैंक, सिर्फ थिंक सोचना है और धरातल पर कुछ नहीं करना। उनको इससे बेटर मुझे नहीं लगता डिस्क्राइब किया जा सकता हो। एक मैं चलते चलते बात आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी रियलिटी शोज़ होते हैं जी सर, तो ठीक है बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, उससे क्या होता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अंदर से वह गर्व महसूस होता है, लेकिन बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना कि मेरा ही बच्चा फर्स्ट आए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे पे कितना प्रेशर पड़ता है इससे, बिल्कुल, क्योंकि हजारों बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सभी तो अवार्ड नहीं जीत सकते। सबके पेरेंट्स क्या अपने बच्चों के बारे में स्पोर्ट्समैनशिप की तरह सिर्फ पार्टिसिपेशन मस्ट है? सर स्पोर्ट्समैनशिप ही चाहिए, डांस जो है ये भी एक स्पोर्ट है, आप उसको स्पोर्ट्स की तरह खेलोगे, जीतोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हार जीत चलती रहती है, हार जीत तो चलती रहती है, बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ सब अपने जो हमें सुन रहे हैं अभी, कभी भी बच्चों पे इतना फोर्स करना नहीं। कभी किसी ने जो विनर है उसको आगे, किसी विनर का नाम सुना है? आप मुझे बताएं, किसी विनर को आपने कभी या सारेगामापा है या कहीं है, उनके विनर्स को कहीं आगे काम करते हुए देखा है? अरे सबसे बड़ी एग्जांपल है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह इस वक्त इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 सिंगर, ही इज नॉट विनर, है ना,
लेकिन वो जीत नहीं पाया, मैं इंडियन आपसे आइडल वही जीत नहीं पाया था वो। मैं वही कह रहा हूँ, कितने विनर्स हैं इंडियन आइडल के, कितने विनर्स हैं सारेगामा के, कितने विनर्स हैं डांस इंडिया डांस कहाँ के, है आज? आज की डेट में कहाँ है? बट जो विनर्स नहीं है मुझे वो बताएं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम विनर नहीं थे, वो और प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते आगे हैं। निकलते हैं। मैं आपसे एक लड़की की बात करता हूँ, वो मराठी मूवीज़ में चंद्रा गाना किया उस लड़की ने, उसका नाम शायद अलीशा है, सॉरी अगर नाम गलत है, बट उसने चंद्रा गाना किया है, चंद्रा मूवी का। जी सिनी स्टार्स की खोज आता था, 2004 की बात है ये, उस समय उसमें वो लड़की, उस समय एक्टर्स डांसर सब देखा जाता था, फुल फ्लेजेड जो बंदा एक पैकेज हो। उसके जो विनर्स थे वो शर्मन जोशी और आदिति निकले थे, बट वो लड़की सेकंड लास्ट तक गई। उस लड़की ने जब वो उसको निकाला गया, उसने बोला मैं एक बार स्टेज पे जाके निकल गई हूँ, मगर एक बार स्टेज पे जाके डांस करना चाहती हूँ। वो लड़की उस समय वापस गई, उसने डांस किया, शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट डांसर। उसके बाद वो निकल गई, वो उसमें से जो विनर्स थे खबर वो के अलग हिसाब थे। से एग्जिट हो गया उसका। जो विनर्स थे, विनर्स ने सिर्फ एक मूवी बनाई है या 2-3 सीरियल्स बनाए होंगे, बट वो जो लड़की है वो इस समय फेमस स्टार है। उम्मीद करेंगे कि जो ये थिन लाइन आपने बताई जी। कि जीतना ही आवश्यक नहीं है, नहीं है। लगातार स्ट्रगल करना स्ट्रगल बहुत करना जरूरी है, है, एग्जैक्टली। तभी आप कामयाब भी होंगे। आप एक्साइटेड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्तित्व के संक में आपने बातचीत सुनी सन्नी मुजू जी से। उन्होंने कहा कि डांस में भी या फिर आर्ट की किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्समैनशिप होना बहुत ज़रूरी है, जीतना ही आवश्यक नहीं है। कि जीत आपको सिर्फ एक मंजिल तक ले जाती है, इनाम दिलवाती है, उसमें आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है, लेकिन लगातार स्ट्रगल करने से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और कामयाबी की बुलंदियों तक भी पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।